नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। आज का एपिसोड शुरू करेंगे भारत में प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के मुद्दे पर चर्चा के साथ। इसके अलावा जल्दी से नजर डालेंगे फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनातनी की लेटेस्ट स्थिति पर। आज से एक नया संवाद खंड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूथ डायरेक्ट। हर एपिसोड में इस खंड में चर्चा होगी युवा से जुड़े तमाम विषयों पर। इस वार्ता खंड का उद्देश्य है युवा वर्ग की समस्याओं को, नजरियों को सुनना, समझना और संभावित विकल्पों के बारे में विचारों का आदान प्रदान। इसके अलावा आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में, और होंगी जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के मुद्दे के साथ। प्राइवेटाइजेशन को लेकर भारतीय संसद के अंदर और बाहर काफी बहस छिड़ी हुई है। ये बहस किसान आंदोलन के संदर्भ में भी गरमाई, जिसमें यह कहा गया कि कुछ प्राइवेट बिजनेस समूहों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सरकार और विपक्ष के बीच तो इस मुद्दे पर बहस चलती रहेगी, लेकिन आज हम कुछ बुनियादी बातों पर बहुत संक्षेप में बात करेंगे। संक्षेप में इसलिए कि इस मुद्दे पर तो घंटों बहस हो सकती है। अब कृषि क्षेत्र को ही ले लीजिए। स्टोरेज या भंडारण को लेकर परेशानियों का उल्लेख होता रहा है, जैसे कि स्टोरेज पर्याप्त नहीं है, भंडारण के क्षेत्र में सरकारी कंपनी काम बढ़िया ढंग से नहीं करती, घालमेल के भी कुछ आरोप सुनने में आते हैं इत्यादि। तो इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कौन से कदम होने चाहिए? जाहिर है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक इन्वेस्टमेंट हो, सरकारी कंपनी का प्रतिद्वंदी होना चाहिए, सरकारी कंपनी के जो लोग घालमेल कर रहे हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए। याद है ना प्राइवेट सेक्टर बैंकों के आने के बाद सरकारी बैंकों में कैसा बदलाव आया। अब पब्लिक सेक्टर के समूचे परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, स्पीड, इनिशिएटिव, इनोवेशन आदि के मद्देनजर जिन बातों का उल्लेख किया जाता है उनमें है सुस्तीपन का माहौल और रवैया, इनोवेशन और इनिशिएटिव का अभाव। अगर किसी ने कुछ हटकर करने की पहल की और उसका रिकॉग्निशन भी हो गया तो अक्सर वो भाषण, चिट्ठी और मामूली पुरस्कार के रूप में होकर रह जाता है। कोई खास ठोस रिवॉर्ड नहीं मिलता, जैसे धड़ाधड़ पदोन्नति, अधिक जिम्मेदारी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी के खिलाफ प्रभावी एक्शन का भाव, पिटे पिटाए काम करने के ढर्रे में फंसे रहना, नौकरी लगभग पक्की होने के कारण देखेंगे वाला एटीट्यूड वगैरह। अगर कोई व्यक्ति को चमत्कारी परफॉर्मेंस देना भी चाहता है तो उसके रास्ते में वो तमाम बाधाएं सामने खड़ी हो जाती हैं जिसका मैंने जिक्र किया भी। लेकिन सबसे भयभीत करने वाला पहलू होता है ऑडिट ऑब्जेक्शन का, इंक्वायरी का। जब इतनी अड़चनें होती हैं तो फिर अगला कहता है मारो गोली, जिस तरह चल रहा है चलने दो। इन तमाम नेगेटिव पहलुओं के बावजूद ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर में बढ़िया कंपनियां नहीं है, बिल्कुल हैं। कुछ तो एकदम सुपर टॉप हैं, जैसे डीआरडीओ, इसरो। यकीन मानिए अगर डीआरडीओ और इसरो ने लगातार अपना जलवा नहीं दिखाया होता तो भारत को लेने के देने पड़ जाते। प्राइवेट सेक्टर में वो कमियां जिनका मैंने जिक्र किया कम मात्रा में पाई जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहां एक तरफ काबिलियत की कदर होती है, वहीं दूसरी ओर निकम्मा पाए जाने पर बाहर कर दिए जाने का भी डर रहता है। लिहाजा प्राइवेट कंपनियों को पिक्चर में लाना तर्कसंगत लगता है। एक उदाहरण ले लीजिए। इस उदाहरण में तो सर्वांगीण निकम्मेपन की हद हो गई। मैं बात कर रहा हूं तेजस विमान के विकास को लेकर। तेजस फाइटर विमान को प्रोजेक्ट सैंक्शन से लेकर एयरफोर्स में शामिल होने में 30 साल से भी ज्यादा समय लगा। 4.5 जेनरेशन का तेजस मार्क 1A को चीनी फाइटर JF-17 से बेहतर बताया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मालूम है कि चीन ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 बना लिया है। वर्तमान में F-22 और F-35 के बाद J-20 को दुनिया का सिर्फ तीसरा ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। लोगों का मानना है कि चीन ने अमेरिका से डिजाइन के कुछ ब्लूप्रिंट चुराकर इस विमान को तैयार किया और अपने एयरफोर्स में शामिल कर लिया। यह सब उसने करीब 10 सालों में पूरा किया। हाँ, चीन में कंपनियों में सरकारी डंडे का खौफ काम को फुर्ती से करवाता है। भारत में ऐसे जोर जबरदस्ती की कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन कहां 30 साल में 4.5 जेनरेशन फाइटर और कहां 10 साल में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर।
मजाक हो रहा है क्या? खुद ही सोचिए। जो भी हो, 100 बात की एक बात यह है कि किसी सेक्टर में फुर्ती के साथ तरक्की करनी है और भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनना है 10 सालों में, तो प्राइवेट सेक्टर के समर्थन के बिना और कोई विकल्प नहीं है। अब फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तनातनी पर अपडेट। फेसबुक और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच चल रही तनातनी सुलझ गई है। ऑस्ट्रेलिया अपने प्रस्तावित कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी हो गया है। फेसबुक का कहना है कि इन संशोधनों के मद्देनजर उनकी जो चिंताएं थी वो समाप्त हो गई हैं। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया कंपनी के साथ भी कमर्शियल करार कर लिया है। यह समझौता न ऑस्ट्रेलिया के जीत के रूप में देखा जा सकता है, न फेसबुक के। दोनों चाहते थे कि मामले का कुछ ऐसा समाधान निकले जिससे दोनों की नाक रह जाए, और ऐसा ही रास्ता निकाला दोनों ने। चलिए मामला निपट गया। अब एक नया वार्ताखंड, यूथ डायरेक्ट। इस वार्ताखंड में युवा वर्ग के मतलब की बात होगी, सीधे युवा वर्ग के साथ। इस चर्चा में कोई उपदेशबाजी नहीं होगी, होगा विचारों का आदान प्रदान। कहां से शुरू करें? शुरू करते हैं 21वीं सदी में तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत और उसके पड़ोसी देशों के युवा के मानस में झांकने की कोशिश के साथ। इस युवा वर्ग की आकांक्षाएं क्या हैं, चाहते कौन सी हैं, फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं? क्या युवा वर्ग को उनके कमजोर लम्हों में उन्हें वो मदद मिल रही है जिसकी उन्हें तलाश तो रहती है, मगर कई बार वो उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते? तो क्या करे कोई युवा जब उसे किसी समस्या से जूझना पड़ रहा हो और उसे मदद की जरूरत हो? मदद भावनात्मक हो सकती है, पैसों की हो सकती है, या महज एक सलाह की हो सकती है। कहां से मिलेगी ये मदद? मिलती भी है तो कहां से मिलती है ये मदद? परिवार से, दोस्तों से, इंटरनेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सपनों की बनावटी दुनिया पर आधारित फिल्मों से? कौन दिखाएगा सही रास्ता? सवाल अनेक हैं, लेकिन जब तक मौजूदा स्थिति का सही जायजा न हो तब तक सही समाधान नहीं दिया जा सकता। इस सेक्शन में बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव परिणाम निकलेंगे। जो युवा इसे देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों को बेखटक बेधड़क शेयर करें। बाय द वे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई मदद नहीं चाहिए? लगता है बहुत संभव मामला ना बेहद सुपर डुपर चल रहा है, ना बहुत खस्ता हालत में। तो क्यों ना परेशानी वाले पहलुओं पर फोकस करें और स्थिति को और बढ़िया बनाएं। अगर लोग अपने विचार व्यक्त करने में शर्मा जाते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं। मैं हर एपिसोड में एक एक पहलू लेता चलूंगा और उस पर अपने विचार आपसे शेयर करूंगा। शायद उससे आपको लाभ मिले। हो सके तो अपनी चुनौतियों, अपने परेशानियों के बारे में लिखना न भूलें। अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। याद है ना, पिछले एपिसोड्स में हमने लक्ष्यों को निर्धारित करने की बात की थी। उसी के संदर्भ में आज का सुझाव, आप जो लक्ष्य बनाएं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट यानी SMART। S फॉर स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होनी चाहिए, M फॉर मेजरेबल यानी प्रगति मापने योग्य होनी चाहिए, A फॉर अचीवेबल जो हासिल करने के योग्य हो, R फॉर रियलिस्टिक जो यथार्थ हो, काल्पनिक दुनिया में बनाया गनाया ऊल जलूल ना हो, T फॉर टाइमली समय निर्दिष्ट हो। स्मार्ट कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना पर बनाए गए लक्ष्यों को निश्चित एक्शन प्लान के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में हासिल करते चलिए। कोशिश करके देखिए और बताइए कि मामला कैसा चल रहा है। आप अवश्य कामयाब होंगे। अब अपने करियर को सुधारने की बातें। जीवन हो या कार्य क्षेत्र, किसी काम को अगर सुनियोजित ढंग से या स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक ढंग से न किया जाए तो वो बुद्धिमानी का परिचायक नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, घसड़ पसड़ करके यानी बस किसी भी तरह काम को निपटाने का प्रयास करने से एक, काम सही ढंग से नहीं होता, दो, काम करने में ज्यादा समय लगता है। अगर किसी संगठन में पूरा सिस्टमैटिक और कॉमन सेंस के साथ काम करे तो सारे वर्कर्स को कम समय में सही और प्रभावी आउटपुट देने में कामयाबी मिलेगी। रोज 10-10, 12-12 घंटे काम करने में या उसमें पिले रहने की आवश्यकता नहीं है। डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। मैं इस शो में लगातार इस बात पर जोर देता रहूंगा
कि जो भी कीजिए उसे करने का आपका अप्रोच सिस्टेमैटिक और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भारत में यह पहलू थोड़ा कमजोर है, उस पर और काम करने की जरूरत है। पश्चिमी देशों ने सिस्टेमैटिक और स्ट्रक्चर्ड ढर्रे में काम करते हुए पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया। चीन ने कुछ इन्हीं पहलुओं को समझकर उन्हें अपने देश के अनुसार अपनाया और लागू किया। नतीजा सबके सामने है, चीन ने अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है, बाकी देशों को तो भूल ही जाइए। आने वाले एपिसोड्स में मैं सोचता हूं कि इस बात पर एक छोटी सी चर्चा होनी चाहिए कि भारत अपने क्षमताओं के अनुरूप उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ पाया और कौन से बदलाव हों जिससे भारत भी अपने पोटेंशियल के अनुरूप अपना कद हासिल कर पाए। अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। न्यूयॉर्क यांकीज के पूर्व खिलाड़ी योगी बेरा ने कहा है कि इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल एंड अप समप्लेस एल्स। अर्थात अगर आपको मालूम ही नहीं कि कहां जाना है तो अपने जीवन यात्रा में पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। यह फिल्मों में ही होता है कि हीरो बिना लक्ष्य तय किए निकल पड़ता है अकेले या अपने दोस्तों के साथ और पिक्चर के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंदगी में आपको ही अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होती है ढंग से और उस पर अमल करना पड़ता है। और स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट गोल्स के आधार पर लिखी हुई। ध्यान रहे, अपनी जीवन रूपी फिल्म के आप ही हीरो होते हैं। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसमें बंगाल चुनाव और भारत के कुछ और खास मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।